Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic welding. अब हम इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इससे पहले लेक्चर में हमने TIG MIG पढ़ा था। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी पढ़ा था और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे सोल्व। एसिलीन अगर हम क्या करेंगे यूज स्टोर करेंगे। अगर हम फ्रीली स्टोर नहीं कर एसिलीन को हम स्टोर नहीं करते किसी के अंदर एसीटोन के अंदर, तो वो फ्री एसिलीन क्या बनाती है, एक्सपेल्सिव मिक्सचर एयर के साथ वो एक्सपेल्सिव मिक्सचर बना लेती है। अब क्या होता है प्री हीटिंग, हम कास्ट आयरन की क्या करते हैं प्री हीटिंग करेंगे ऑक्सीएसिलीन के द्वारा। ऑक्सीएसिलीन कट्स मेटल बाय इट्स इंटेंसिव ऑक्सीडेशन के कारण होगा। विच ऑफ द मेटल इज बेस्ट कस्ट बाय ऑक्सीएसिलीन प्रोसेस के द्वारा। माइल्ड स्टील को हम बेस्ट ऑक्सीएसिलीन वेल्डिंग के द्वारा कट कर सकते हैं। न्यूट्रल फ्लेम यूज की जाती है वेल्ड मेटल लाइक स्टेनलेस स्टील या स्ट्रक्चर। फर्स्ट प्रीफरेंस होगी, सेकंड एल्यूमिनियम होगी, थर्ड हमारी कास्ट आयरन होगी और चौथी हमारी ब्रास होगी। मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग अकर होता है इनर कोन में, और इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है 2.5 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन क्या होती है हमें सिलेंडर से मिलती है और 1.5 मोल हमें ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से मिलती है। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम रेड्यूसिंग फ्लेम, जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग है उसमें कौन सी रेड्यूसिंग फ्लेम यूज की जाती है वेल्डिंग करने के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए यूज की जाती है। प्री हीटिंग अगर हम पार्ट करें किसी भी वेल्डेड की एंड स्लो कूलिंग करें, प्री हीटिंग कर दिया वेल्डेड, जो पार्ट हमने वेल्डेड किया उसको प्री हीट कर दिया, पहले से ही प्री हीटिंग की जो वेल्डेड किया पार्ट को, और स्लो कूलिंग कर दी, इससे हमारे रेड्यूस हो जाते हैं रेसिड्यूजल स्ट्रेसेस इन कंप्लीट पेंट्रेशन हो जाता है। कॉमनली यूज इन फ्लेम इन गैस वेल्डिंग न्यूट्रल फ्लेम यूज की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड होता है गैस वेल्डिंग के द्वारा। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो वेल्डेड यूजुअली गैस वेल्डिंग के द्वारा होगा। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में हम फिलर मेटल यूज करते हैं और बर्न होता है एट द टेम्परेचर। जो फ्लेम होती है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की वो 3500 डिग्री सेल्सियस होती है। और कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द फ्लेम इज इनर कोड, जो कलर होता है वो लाइट ब्लू होता है और आउटर का डार्क ब्लू होता है। 3300 डिग्री होता है न्यूट्रल फ्लेम में। अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम कंपेयर करें न्यूट्रल फ्लेम से, वो क्या होगी हमारी मोर ल्यूमिनस होती है। अब नेक्स्ट है हमारा द टेम्परेचर प्रोड्यूस इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एज कंपेयर टू ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम क्या होता है हमारा लेस होता है। जो प्रोड्यूस ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम से हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर जो प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम करेगी कंपेयर टू वो कम होगा। ऑक्सी हाइड्रोजन में या फ्लेम में क्या होगा टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीएसिटिलीन से। न्यूट्रल फ्लेम में 2 जोन होते हैं और कार्बोनाइजिंग फ्लेम में हमारे 3 जोन होते हैं। अब हमारे कार्बोनाइजिंग फ्लेम में भी 2 ही जोन होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी 2 जोन होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम में भी 2 जोन होंगे और कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 3 जोन होंगे। अब 4 हेड गैस वेल्डिंग टेक्निक में एंगल रोड और वर्क के बीच में, जो हमारा रोड है और वर्क के बीच में कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। अगर हमें वेल्डिंग करना हो लेस देन 5 mm थिक, अगर हमें वेल्डिंग 5 mm से कम करना है यानी लेस देन 5 mm थिक, द फ्लोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग गिव बेस्ट 4 हेड टेक्निक। अगर हमारे 5 mm से लेस वेल्डिंग थिकनेस का वेल्डिंग करना है तो उसमें 4 हेड टेक्निक का हम यूज करेंगे। C2 को स्टोर किया जाता है, C2 एसिटिलीन को स्टोर किया जाता है सिलेंडर के लिक्विड फॉर्म में। द गैस स्टोर्स इज यूजुअली लाइटेड बाय फ्रिक्शन। जो हमारी गैस वेल्डिंग होता है उसमें जो गैस स्टोर्स होती है वो लाइटेड जलाई किसके द्वारा जाती है, फ्रिक्शन लाइटर के द्वारा उसको हम बर्न करते हैं। इससे क्या होगा हमारा इससे सेफ्टी, ऑपरेटर की भी सेफ्टी रहती है, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इनिशियली कॉस्ट हमारी क्या होगी, इनिशियली कॉस्ट हमारी लो होती है स्पार्क जनरेट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जिसे ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज करते हैं। 4 हेड टेक्निक गैस वेल्डिंग में क्या होगा हमारी, जो अब की बार क्या होगी टोर्च एंड वर्क के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, रोड एंड वर्क के बीच में 30 डिग्री, जो टोर्च और वर्क पीस के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा और रोड एंड वर्क के बीच में 30 डिग्री से एंगल होगा। अब फॉर वेल्डिंग ओवर हेड ज्वाइंट, अगर हम वेल्डिंग ओवर हेड ज्वाइंट करेंगे फ्लोइंग टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग यूज बैक हेड टेक्निक यूज की जाती है। ओवर हेड ज्वाइंट के लिए
हम यूज करेंगे बैक हेड टेक्निक यूज करेंगे इन विच ऑफ फ्लोइंग इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मेटल थर्मिट वेल्डिंग होगा हमारा। जो मोल्टन मेटल हम क्या करेंगे फॉर्म करेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए मेटल को थर्मिट वेल्डिंग होगा। इसमें जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यूज करते हैं P2O3 रेशियो 3:1 में यूज करेंगे थर्मिट वेल्डिंग में। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है डिफर होता है अदर वेल्डिंग से इज दैट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर वेरी हाई टेम्परेचर। थर्मिट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग हमारा एक फ्यूजन वेल्डिंग ही होता है बाय विच वेल्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक हम रेलवे ट्रैक ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होगा हमारा मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग होगा और कंटिन्यूअस स्पोर्ट वेल्डिंग हमारा सीम वेल्डिंग होगा। और वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीस वेल्डिंग मटेरियल वो सॉरी वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें दो पीस ज्वाइन कर सकते हैं ओवरलैप एंड प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम किसी भी क्या वर्क पीस को प्लेस करते हैं वो रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग हो गया। इन रेजिस्टेंट वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज आफ्टर वेल्ड कूल। जब हमारा वेल्ड ठंडा हो जाता है उसके बाद हम प्रेशर क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं हटा देते हैं। अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग is regulated by changing the input supply primary turn of transformer और secondary turn of transformer पर डिपेंड करेगा। The electric resistance welding operate in high current and low voltage पर two sheet of some material but different thickness can be welded by changing the size of electrode। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा हम टू शीट ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी वेल्डेड बाय चेंजिंग हम इलेक्ट्रोड का साइज को चेंज करके वेल्डेड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। सीम वेल्डिंग के द्वारा टू शीट ऑफ सम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस को हम सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग सीम वेल्डिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं तो तीन टाइप होते हैं स्पोर्ट सीम और प्रोजेक्शन वेल्डिंग होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसमें हम साइज ऑफ इलेक्ट्रोड का चेंज करके डिफरेंट थिकनेस मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस बिटवीन ए गैप बिटवीन टचिंग प्लेट। जो टचिंग प्लेट के बीच में गैप होता है उनके बीच में क्या होती है हीट रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर यूज प्रेशर वेरी करता है 250 to 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इन ब्रेजिंग में शुड बी अबव जो 420 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ब्रेजिंग में बट जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। द पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लस्क इन सोल्डरिंग इज टू प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये यूज किया जाता है हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन। जो पर्पज होगा ऑफ यूजिंग फ्लस्क इन सोल्डरिंग इज टू प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर ऑफन ज्वाइंट बाय सोल्डरिंग के द्वारा। सोल्डर क्या होगा हमारा इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन का अलॉय होता है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस जो टेम्परेचर रेंज होती है हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस की इज 180 to 500 डिग्री एंड ऑप्शन बेसिक होगा सॉरी जो टेम्परेचर सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या होगा 180 to 500 डिग्री। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो सोल्डरिंग का होगा। द कॉमनली यूज प्लस ब्रेजिंग में बोरेक्स यूज किया जाता है हमारा कॉमनली। द सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन ए गैस फ्लेम अंटिल गैस फ्लेम अपीयर इन ग्रीन इन कलर। जब तक हमारी गैस क्या ग्रीन कलर तब तक हम उसे हीटिंग करते हैं। द सोल्डरिंग आयरन बिट हमारी क्या होती है कॉपर की बनी होती है। द फ्लस्क इन ब्रेजिंग प्रोसेस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर की फॉर्म में यूज करता है। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है इज मेड ऑफ वेज शेप इन ऑर्डर टू रिटेन मोर हीट। सोल्डरिंग आयरन हमारा मेड होता है वेज शेप का इन ऑर्डर टू रिटेन मोर हीट। हीट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस इज सप्लाइड बाय सोल्डरिंग आयरन इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड और इनमें से एनी सॉरी हीट फॉर सोल्डरिंग सारे के सारे होते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में सप्लाइड सोल्डरिंग आयरन के द्वारा भी इंडक्शन फर्नेस के और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड के द्वारा भी हीट होती है सोल्डरिंग के अंदर से। पोस्ट क्लीनिंग इज नेसेसरी एट ब्रेज जॉइंट इन ऑर्डर टू अवॉइड कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं पोस्ट क्लीनिंग नेसेसरी होती है ब्रेज जॉइंट में। ZnCl इज यूज्ड इन फ्लोइंग प्रोसेस सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। जिंक क्लोराइड हम सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए यूज करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट कितने टाइप के हमारे जॉइंट होते हैं वेल्डिंग में।
हमारे बट जॉइंट होता है, कॉर्नर जॉइंट होगा, टी जॉइंट होगा, लेफ्ट जॉइंट होते हैं, ए जॉइंट होगा, जोगर्ट जॉइंट हो गया। अब हमारा ये क्या होता है दिख रहा है, ओवरलैप जॉइंट होता है। अपर सरफेस बोथ प्लेट लाई हो क्या होगा, दोनों प्लेट लाई हमारी सेम प्लेन में करेगी। पल्क जॉइंट इट इज सेम एज रिवेट जॉइंट, जो हमारा पल्क जॉइंट होता है ये भी सेम होता है रिवेट जॉइंट की तरह, ये हमारा क्या होगा सेम होता है। जो हमारा बट जॉइंट होता है वो होता है हमारा स्क्वायर जॉइंट होता है। ये हमारा बट जॉइंट कौन सा है, स्क्वायर जॉइंट होता है। और जो इसमें स्क्वायर जॉइंट में प्लेट थिकनेस कितनी होगी, 4.8 mm तक की थिकनेस को क्या कर सकते हैं हम, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बट जॉइंट हमारा कितने टाइप का, स्क्वायर जॉइंट हो गया हमारा, इस टाइप से स्क्वायर जॉइंट हो गया। दूसरा हमारा वी जॉइंट होता है बट जॉइंट। तीसरा हमारा सिंगल बेवल जॉइंट होता है, कुछ इस प्रकार का जॉइंट होगा। यहाँ से ये बेवल जॉइंट होता है और दूसरी प्लेट हमारी इस टाइप से रहेगी इसमें, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, बेवल जॉइंट हो गया। और जे जॉइंट होता है हमारा, बट जॉइंट में हमारा जे जॉइंट होगा, यू जॉइंट होगा, मतलब यू शेप से बने होते हैं, मतलब इस टाइप से प्लेट हमारी क्या बनी होगी, दोनों प्लेट कुछ इस टाइप से यू शेप में बनी होती है। जे शेप में क्या होगी, वन प्लेट हमारी जे शेप टाइप होती है, यू जॉइंट होता है। अब हमारा डबल वी जॉइंट होगा। अब वी शेप क्या होगी, अब हमारी ऐसे प्लेट बनी हुई थी, अब वो प्लेट ऐसे होंगी, दोनों प्लेट क्या होंगी हमारी ऐसे होंगी वी जॉइंट में। इस साइड से भी हमारी प्लेट, इस साइड से भी, यानी ये हो गया हमारा वी जॉइंट हो गया। वी जॉइंट हो गया, डबल बेवल जॉइंट हो गया हमारा। बेवल जॉइंट हमारा कुछ इस टाइप से था, अब डबल में ये हो गया हमारा, दोनों प्लेट सिंगल प्लेट होती है और दूसरी प्लेट ऐसी होती है, ये हमारा डबल बेवल जॉइंट हो गया। अब जे जॉइंट क्या होता है हमारा, जे जॉइंट में हमारा जे शेप होती है, जे टाइप की हमारी क्या होगी शेप होगी, इसमें ऐसी शेप होती है हमारी। ये हमारा जे जॉइंट हो गया। अब हमारा यू जॉइंट क्या होगा, दोनों साइड से क्या होगा, यू जॉइंट में हमारा सॉरी ये इस टाइप से होगा, ये दोनों यू शेप बन जाती है इस टाइप से। ये दोनों प्लेट होंगी इस साइड भी और इस साइड भी, ये हमारा डबल यू जॉइंट होता है। अब हम लेफ्ट जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट जॉइंट में बट जॉइंट ही होती है हमारी, स्क्वायर जॉइंट होता है सिंगल बी, सिंगल बेवल, सिंगल जी और सिंगल यू। डबल बी, डबल बेवल, डबल जी और डबल यू, ये हमारी सारी की सारी टाइप होते हैं बट जॉइंट की। और सबसे स्क्वायर जॉइंट क्या होता है, सबसे लेसर लोडिंग होती है, कंपेयर करें हम वी यू जे और बेवल जॉइंट, इसमें सबसे कम क्या होगी लोडिंग होती है। जो हमारा सिंगल फ्लिट, जो लेफ्ट जॉइंट होता है हमारा, इसी कितने टाइप के होंगे, सिंगल फ्लिट भी होगा और डबल फ्लिट भी होगा। ये यूज किए जाते हैं ऑल थिकनेस के लिए, किसी भी टाइप की जितनी भी टाइप की थिकनेस होती है कम या ज्यादा दोनों के लिए क्या यूज किए जाते हैं। और डबल फ्लिट जॉइंट क्या होता है, बेटर कंपेयर टू सिंगल फ्लिट जॉइंट, इसमें दो जॉइंट होगी, सिंगल फ्लिट और डबल फ्लिट होते हैं लेफ्ट जॉइंट में। ये ऑल थिकनेस के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर हम डबल फ्लिट जॉइंट क्या होता है कंपेयर करें तो सिंगल फ्लिट जॉइंट से, वो सब्जेक्टेड टू बेटर होता है, क्योंकि इसमें सर्व क्या करता है मोर लोडिंग कर लेता है। सिंगल फ्लिट जॉइंट आर नॉट रिकमेंडेड ऑन प्लेट यूज अंडर बॉन्डिंग फटीग या इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन। जो हमारा सिंगल फ्लिट जॉइंट होगा वो अंडर लोडिंग कंडीशन क्या होगी, इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन होगी या फटीग होगी, वहां पे वो रिकमेंडेड नहीं किया जाता। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टी जॉइंट। ये हमारा क्या है, टी जॉइंट है। टी जॉइंट में हमारा सिंगल फ्लिट टी जॉइंट क्या होता है, प्रिफर्ड होता है। जो सिंगल फ्लिट, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फ्लिट की प्रिफर्ड जॉइंट होता है फॉर स्मॉलर प्लेट थिकनेस के लिए। और इसमें क्या होती है, नो बेंडिंग लोड कंडीशन, कोई भी बेंडिंग लोड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और डबल टी जॉइंट, अब डबल टी क्या होता है, दोनों साइड क्या बनाओ ऐसे ही जॉइंट बनाओ। ये हो गया हमारा डबल टी जॉइंट। रिकमेंडेड किया जाता है मोस्ट सीवियर लोडिंग कंडीशन, जहाँ पे ज्यादा हाई कंडीशन लोड की कंडीशन होती है उसमें। इन टी जॉइंट कोस्ट ऑफ एज प्रिपरेशन,
इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोड कंजप्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हमारा क्या होगा, कॉर्नर जॉइंट। ये हमारा क्या होगा, स्मॉलर थिकनेस फ्लूइड और सब्जेक्टेड, हाई लोड के लिए सब्जेक्टेड नहीं होता। इसमें दो जॉइंट होते हैं हमारे, क्लोज फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट कैन बी यूज किया जाते हैं। एक तो फुल हो गया, एक हाफ कॉर्नर जॉइंट हो गया हमारा। फुल कॉर्नर जॉइंट हम यूज कर सकते हैं प्लेट ऑल थिकनेस अंडर, मतलब हाई लोड कंडीशन, कितने भी टाइप की हमारी कंडीशन हो सकती है उसमें, लोड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं फुल कॉर्नर जॉइंट को। जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इंक्रीज व्हेन द जॉइंट इज वेल्डेड फ्रॉम बोथ साइड। अगर हमने जॉइंट को वेल्डेड किया गया है बोथ साइड से तो इसकी इंक्रीज कैपेसिटी होती है। एज जॉइंट क्या होगा हमारा, टू पीस ऑफ मेटल, दो पीस के मेटल को क्या कर दें, लेफ्ट कर दें विद देयर एजेस इन लाइन, जो उनकी लाइन को क्या कर दें, एजेस के बराबर कर दें। एंड द पीस आर जॉइंड बाय वेल्डिंग द टू एज टुगेदर। एक टाइप से ये क्या होता है, फ्लिट वेल्ड टाइप होता है। ये सबसे क्या होता है, सस्ता वेल्ड होता है। इसमें कोई एज प्रिपरेशन की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एज जॉइंट में। और एक हमारा हॉट कॉर्नर जॉइंट होता है इस टाइप का। अब हम वेल्डिंग टेस्टिंग पढ़ेंगे। वेल्डिंग टेस्टिंग हमारी दो टाइप की होगी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, स्पेसिमेन को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते एक बार टेस्ट में यूज करने के बाद, ड्यूरिंग टेस्ट के। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, इस हमारी स्पेसिमेन को हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर फर्दर टेस्ट की। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन सी होती है, मैक्रो एज टेस्टिंग टेस्ट इज फॉर क्रिएटिंग ए डिफरेंस इन क्रॉस सेक्शन बिटवीन वेल्ड मेटल एंड पेरेंट मेटल की, और डिटेक्ट कर सकता है इंक्लूजन एंड पोरोसिटी। ये कटिंग ऑफ सैंपल पोरिस विद एनमी, अप्लाई एसिड सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड इन वाटर या 10% नाइट्रिक 90% डिस्टिल वाटर यूज किया जाए इसमें। ये मैक्रो एचिंग टेस्टिंग में यूज किया जाता है कि क्रॉस सेक्शन के बीच में। अब होता है हमारा वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रोड डेजिनेशन होगी हमारी, वेल्डिंग की किस टाइप से होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रोड डेजिनेशन हो, ई लिखा होगा, ई फॉर इलेक्ट्रोड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, ट्रिपल एक्स से लिखी होगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ किलोग्राम पर एमएम, यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट में भी हो सकती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्स। फिर हमने क्या लिखा, सिंगल एक्स। ये वेल्डिंग पोजीशन बताता है कि हमारा फ्लैट है तो वी लिखा होगा, ओवरहेड होगा, फ्लैट है या सॉरी, फ्लैट है, वी है या ओवरहेड है, फ्लैट है या हॉरिजॉन्टल है। ये सारी की सारी क्या लिखी होंगी, लिखी होती, इसमें पोजीशन लिखी होती है। अब हमारा कोटिंग पेंटेशन, टाइप ऑफ करंट कौन सा यूज किया जाता है, हम रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे या स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, इसके बारे में लिखा होगा कोटिंग ऑफ। और फाइनली क्या होता है, एक्स लिखा होगा, टाइप ऑफ फ्लोइंग, हम क्या है, ये इम्प्रूव टफनेस करेगा या इम्प्रूव डक्टिलिटी करेगा। अब वेल्डिंग सिंबल पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। वेल्डिंग सिंबल हमारे फ्लिट जॉइंट हो गया, स्पोर्ट जॉइंट, स्टड वेल्ड और एज होता है। अगर हमारी एक तो क्या होगा, फ्लिट जॉइंट, एरो साइड। अगर हमारा एरो साइड है, स्पोर्ट प्रोजेक्ट हमारा ये होगा, और स्टड वेल्ड हमारा ये होगा, और एज हमारा ये होता है अदर साइड। अगर हमारा एरो साइड है, फ्लिट जॉइंट क्या होगा, अगर हमारा एरो साइड है, स्पोर्ट प्रोजेक्ट हमारा इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा एरो इस साइड है तो फ्लिट जॉइंट एरो इस साइड वो दिखाई देगा, वेल्ड हुआ, और स्पोर्ट प्रोजेक्ट को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टड वेल्ड को इससे, और एजिस को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अदर साइड में फ्लिट जॉइंट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पोर्ट प्रोजेक्ट को इससे, स्टड वेल्ड को इससे, और एज को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। बोथ साइड में सिर्फ फ्लिट जॉइंट को है, स्पोर्ट प्रोजेक्ट और स्टड वेल्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, और एजिस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमारी ये है वेल्डिंग सिंबल। जॉइंट कितने टाइप के जॉइंट होंगे, इसके सिंबल है। स्क्वायर जॉइंट होगा हमारा, स्क्वायर जॉइंट होता है, वी जॉइंट होगा, यू जॉइंट होगा, जे जॉइंट होगा, और इंक्लाइंड स्ट्रैप जॉइंट होगा, वेल्ड अराउंड हो गया, और फिल्ड
वेल्ड होगा। अब हमने पढ़ा कि जो अगर हमारा क्या था, मैंने बताया ये सिंबल होते हैं, एरो साइड है। ये हमने एरो साइड को जो सिंबल रिप्रेजेंट किया फ्लिट जॉइंट में, ये रेफरेंस लाइन दी हुई है, ये सिंबल होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारा वेल्ड सिंबल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, अगर ये हमारा वेल्ड सिंबल क्या है, बिलो है रेफरेंस लाइन से, द वेल्ड इज मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द जॉइंट। अब वेल्ड क्या होगा, अगर हमने फ्लिट जॉइंट है, दो प्लेट ली, इनके बीच में क्या हुआ, हमने वेल्ड किया, दोनों प्लेट को हमने जोड़ा। तो अगर हमारा क्या बताया मैंने, वेल्ड सिंबल बिलो द रेफरेंस लाइन, वेल्ड इज मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द जॉइंट, वेल्ड क्या होगा, इसी साइड होगा, सेम साइड ऑफ द जॉइंट एज द एरो हेड। जिस साइड हमारा क्या है, एक एरो बना हुआ है उसी साइड होगा, ये हमारा एरो इस साइड बना है तो इसे क्या होगा, सेम साइड होगा। अगर हमारा क्या होगा, अगर व्हेन द वेल्ड सिंबल इज अबव द रेफरेंस लाइन, सेकंड में क्या होगा, वेल्ड सिंबल हमारा अबव है रेफरेंस लाइन से, अब हमारा क्या होगा, वेल्ड हमारा क्या होगा, इज मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द जॉइंट अपोजिट द एरो हेड। अब की बार हमारा वेल्ड इस साइड होगा, इस साइड होगा, यानी जो वेल्ड सिंबल अबव होगा, हमारा वेल्ड सिंबल हमारा अबव है रेफरेंस लाइन से, तो वेल्ड हमारा इज मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द जॉइंट, मतलब इस साइड ना होके इस साइड हमारा क्या बनेगा, साइड ऑफ द जॉइंट अपोजिट द एरो हेड। जो हमारा क्या है, ये एरो हेड बना, और वेल्ड क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा इसके। अब हमारा एरो हेड बिलो द रेफरेंस लाइन, तब हमारा वेल्ड क्या है, ऊपर है। अगर हम बोथ साइड कर दें तो वेल्ड क्या होगा हमारा, वेल्ड हमारा बोथ साइड होगा, ये प्लेट है, रेफरेंस लाइन दे दी, अब हमारा क्या होगा, ये होगा व्हेन द वेल्ड सिंबल इज बोथ बोथ साइड द रेफरेंस लाइन, द वेल्डिंग इज कैरिड आउट ऑन द बोथ साइड ऑफ द जॉइंट, दोनों साइड कैरिड आउट होता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लैट वेल्डिंग में क्या होगा, स्क्वायर बट वेल्डिंग में हमारा सिंबल क्या होगा, इसका सिंगल वी का सिंबल बता चुका, डबल वी का ये सिंबल होता है, और सिंगल यू बट जॉइंट का ये सिंगल होता है, डबल यू बट जॉइंट का हमारा ये सिंबल होगा, और सिंगल बेवल का ये होता है, और डबल बेवल का हमारा सिंबल ये होता है। अब हम वेल्डिंग डिफेक्ट किसके द्वारा चेक करते हैं, दो तरीके से हम देख सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के द्वारा और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के द्वारा। अगर हम कोई भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारा क्या होता है, वर्क पीस एक बार यूज किया जा सकता है, दोबारा हम उसकी क्या कर सकते हैं, एक बार वर्क पीस यूज करने के बाद हम दोबारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम रिपीटली चेक कर सकते हैं, उसके रिपीटेडली चेक कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक हम उस वर्कपीस को दोबारा भी चेक कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, उसमें क्या क्या डिफेक्ट है। लेकिन उसमें वन टाइम यूज करते हैं, जो इसमें क्या होता है, ये जो प्रिपरेशन करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, टेस्ट स्पेसिमेन की वो कॉस्टली होती है, और जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव में जो प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट पीस की, वो कॉस्टली नहीं होती। ये हमारा क्वांटिटिव होता है, एक क्वांटिटी मात्रा को डिपेंड होता है, वो क्वालिटी होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हमारी क्या होगी, क्वालिटी होगी। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मेजर होती है, रिलायबल होती है और डायरेक्ट होती है। ये क्या होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, रिलायबिलिटी होती है, वेरीफाइड की जाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। एप्लीकेशन मटेरियल जो हम इसमें यूज करते हैं, जैसे हम लोड अप्लाई करके चेक करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, उसमें मटेरियल हमारा डैमेज होगा, इसमें कोई नो लोड अप्लाई एप्लीकेशन, कोई इस टाइप की एप्लीकेशन हम यूज नहीं करते। हमें जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, इसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का पता लग जाता है बिना डिस्ट्रक्टिव किए, और जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोड अप्लाइड करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट होगा। जैसे कि और जैसे हम रिमूविंग करते हैं, जैसे डिफॉर्मेशन करने के बाद, जैसे हमने लोड अप्लाइड किया, रिमूव किया, उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन आया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, इन सब से हमें उसे पता चलता है। वेल्ड स्पेसिमेन मतलब वो स्पेसिमेन हमारा जो वर्क पीस है वो खराब हो जाता है।
इस टाइप की जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है ये एक्चुअल डाटा ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस और बेंड टेस्ट इनका एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करती है हमें। ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का डाटा प्रोवाइड करती है बिना डिस्टर्बिंग किए। वैसे हमारी जो टेस्टिंग होती है टाइप ऑफ टेस्टिंग हमारी ये होगी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बैंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट एंड ईच टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम वेल्डिंग डीके के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग डीके इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील मटेरियल ड्यू टू द फास्ट रेट ऑफ कूलिंग chromium prevent in the base metal form chromium carbide. Due to lack of chromium, there will be a chance of corrosion occur, will form, will decay. अब इसमें क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन होगा। अब हम हीट अफेक्टेड जोन के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा हीट अफेक्टेड जोन होता है। जब हम मेटेरियल को हीट करते हैं तो जो हमारा मेटेरियल डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आएगा, ये टॉर्च है इसके कांटेक्ट में आया, ये हमारा फ्यूजन जोन होता है। जो मटेरियल इतना इसमें आया ये हीट अफेक्टेड जोन होगा। ये अनमेल्टेड एरिया होता है, जो हमारा ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सारा क्या होगा, अनमेल्टेड होगा, ये हीट इफेक्टेड जोन होगा। ये हमारी क्या होगी, वेल्डिंग फीड होगी, यानी मेल्टेड एरिया होता है। ये हमारा फ्यूजन जोन है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग होता है। इसमें गैस, थर्मिट और आग आते हैं। 3 जोन होते हैं फ्यूजन जोन। एक जोन तो हमारा ये हो गया फ्यूजन जोन हो गया, दूसरा हीट अफेक्टेड जोन हो गया और तीसरा बेस मेटल जोन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेस मेटल जोन यानी अनअफेक्टेड जोन होता है। एक अनमेल्टेड एरिया हो गया, एक अनअफेक्टेड जोन, मतलब जो बाकी बचा हुआ होगा वो अनअफेक्टेड जोन होता है। ये हमारा क्या है, हीट अफेक्टेड जोन का डायग्राम है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जो हमारा क्या हो गया फ्यूजन जोन होता है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। इसके बाद हमारा ये वाला एरिया अनअफेक्टेड जोन में होगा। ये वाला एरिया हमारा अनअफेक्टेड जोन में होगा। यहाँ से हमारा 10 यानी वो टेम्परेचर जोन जो क्या होता है हीट अफेक्टेड जोन होता है हमारा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन होगा, यानी सॉलिड लिक्विड बाउंड्री होगी। ये हमारी सॉलिड लिक्विड बाउंड्री फॉर्म होती है। फिर ग्रेन की क्या होगी हमारी, यहाँ तक ग्रेन की ग्रोथ होती है। उसके बाद हमारा क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन जोन होता है। ये हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन जोन होता है। ये पार्शियली ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगा। ये हमारा टेम्परेचर जोन और ये हमारा अनइफेक्टेड बेस मेटल होता है। अब पैरामीटर क्या होगी इसमें, मेल्टिंग टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जब भी हम किसी का मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वेल्डिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब भी हम उसका किसी का वेल्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर, उसकी वेल्डेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेंगे तो वेल्डेबिलिटी तब भी डिक्रीज होगी। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज करेंगे तब भी थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हम कार्बन की परसेंटेज भी इंक्रीज करेंगे तब भी हमारी वेल्डेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं तब भी हमारी वेल्डेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। माइल्ड स्टील की वेल्डेबिलिटी क्या होती है, इन सब में सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील की होती है, क्योंकि माइल्ड स्टील में क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज कम होती है, कास्ट आयरन में ज्यादा होती है। और कॉपर की क्या होगी हमारी, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। एल्यूमिनियम क्या होते हैं, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होती है। और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, अगर हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है किसी का तो वेल्डेबिलिटी तब भी डिक्रीज होगी। अगर हम वेल्डिंग टेम्परेचर ज्यादा नहीं, अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी का तब भी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तब भी, वेल्डेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज करेंगे तब भी। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो हमारी क्या होगी,
तो ये ऑर्डर है, एल्यूमिनियम, उसके बाद लिबिलिटी, उसके बाद कॉपर की है, कॉपर के बाद कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बाद हमारा होगा माइल्ड स्टील होगा। अब वेल्डिंग डिफेक्ट क्या होते हैं, स्पेटर क्या होगा हमारा, अब हमारा स्पेटर होता है आर्क जहाँ पे क्या होता है ब्लो होता है। अब हमारा डिस्टोर्शन होगा पुअर जॉइंट सिलेक्शन, जो डिस्टोर्शन होता है जहाँ पे पुअर जॉइंट सिलेक्शन होता है। स्लैग इंक्लूजन इम्प्रॉपर क्लीनिंग के कारण होती है, पोरोसिटी हमारी डैम्प इलेक्ट्रोड के कारण होती है। हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में तो मैंने फर्स्ट उसमें बता ही दिया कि कितने टाइप की डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। अब हम स्टडी करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है मैंने बताया था पहले, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है which etching the surface after few minutes, permanent parent metal and weld metal will show light and dark shade में शो हो जाता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे, which etching the surface after few minutes, parent metal and weld metal क्या होगा, will show the लाइक हमारी डार्क शेड में होगा। अब वेल्डिंग टेस्टिंग हमारी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, स्पेसिमेन को हम फर्दर यूज नहीं करते एक बार ब्रेक होने के बाद, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। ये किसमें टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, बेंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट और एच टेस्ट। एच टेस्ट क्यों, इस टेस्ट। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम फ्लोरोसेंट पेनिट्रेट टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन करते हैं, एडी करंट टेस्टिंग करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करेंगे, एक्सरे एंड गामा रेडियोग्राफी के द्वारा भी टेस्टिंग करते हैं और विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। अब हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की स्टडी करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में सबसे पहले हम क्या यूज करें, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग यूज कर रहे हैं। अब रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम क्या यूज करेंगे, एक एक्सरे ट्यूब, वो एक्सरे ट्यूब होगी, मान के चलो ये एक्सरे ट्यूब है, इससे क्या होगा हमारी गामा या एक्सरे यूज करते हैं। इसमें कौन सी यूज करेंगे हम, गामा रे और एक्सरे। ये हमारा क्या होगा, वर्क पीस हो गया, और ये हमारी क्या होगी, एक्सरे फिल्म होगी। अब इससे हम पास करते हैं, अगर हमारा कोई डिफेक्ट होता है तो हमारा क्या होगा, जो स्क्रीन लगी होती है होल्डर फिल्म पर, हमारे क्या आ जाता है, उसकी इमेजेस आ जाती हैं। अगर हमारा कोई डिफेक्ट है तो यहाँ पे एक होल्डर फिल्म लगी होगी और ऊपर हमारी क्या होगी, एक एक्सरे फिल्म होगी। उससे जब वो लाइट पास होगी और स्क्रीन से जाती हुई हमारी, हमें क्या शो हो जाएगा, कोई डिफेक्ट है तो हमें दिखाई दे जाता है। अब हमारी डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री क्लीनिंग करते हैं। कोई भी वर्क पीस है, ये हमारा क्या होगा, वर्क पीस होगा, कोई भी ये वर्क पीस है, इसकी सबसे पहले हम प्री क्लीनिंग करेंगे, फिर हम इसे डाई पेनिट्रेट यूज करते हैं, यानी हम रेड पाउडर यूज करते हैं, इसमें कोई अप्लाई करते हैं, इसमें रेड पाउडर अप्लाई करेंगे, फिर हम इसे पोस्ट क्लीनिंग करते हैं, और फिर पोस्ट क्लीनिंग करने के बाद इस पे डेवलपर अप्लाइड कर देते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, रेड कलर के हमारे स्पॉट्स, ये डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग हमारी सरफेस में अगर हमारे कोई डेंट वगैरह हैं या डिफेक्ट हैं वेल्डिंग के अंदर, ये जिस पे वेल्ड हुआ है, अगर हमारे सरफेस पे कोई वेल्डिंग डिफेक्ट है उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है डाई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। फ्लोरोसेंट टेस्टिंग यूज की जाती है। फ्लोरो टेस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरफेस को क्लीन करते हैं, फिर हम फ्लोरोसेंट डाई क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट डाई अप्लाइड करते हैं स्प्रे, और लीव इट करते हैं फॉर जूम इन, और जब तक कि वो उसमें क्या करते हैं, पेंट्रेट ना हो जाए। उसके बाद पेंट्रेट होने के बाद जब स्प्रे की फॉर्म में करते हैं, और कुछ समय के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, लगी रखते हैं, मतलब कुछ वेट करते हैं। उसके बाद एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट, ऑल क्रैक एंड होल, वो क्या हमें दिखाई देने लगती है अल्ट्रावायलेट लाइट में। अब दूसरी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होती है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो क्या हो जाता है, इट्स गेट्स मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म
एक कंटिन्यूअस सर्किट फॉर्म पोल टू पोल, वो क्या बनाएगा, एक कंटिन्यूअस सर्किट बना लेता है पोल टू पोल। अब मैग्नेटिक पार्टिकल ये क्या होती है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये कंटिन्यूअस क्या बना लेगा हमारा, हाँ फील्ड अराउंड, मैग्नेट कंटिन्यूअस फील्ड बनाने का। अगर हमारा क्या होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में, अगर हमारा अंदर डिफेक्ट है तो वो डिसकंटिन्यूटी होगा, जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसके अंदर अब्रप्ट चेंज आएगा, मतलब उसमें बदलाव आएगा इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, के अंदर में कुछ पाथ में बदलाव होगा नॉर्मल टू द डिसकंटिन्यूटी। जहाँ पे हमारे डिसकंटिन्यूटी हुई है, फ्लक्स लीकेज फील्ड है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, उससे हमारा क्या होगा, फ्लक्स डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और डिटेक्टेड कर लेंगे अब उन मैग्नेटिक पार्टिकल के द्वारा जो अट्रैक्ट करेंगे टू द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। उसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, जो हमारा लाइक मेटल में यहाँ कोई डिफेक्ट है इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पाथ में क्या होगा, फ्लक्स के क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और हम उसे फ्लक्स डिस्टरबेंस के कारण हम उसे डिटेक्टेड कर लेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल के इफेक्ट के कारण। इस टाइप से क्या हो जाएगा, उसका पाथ हो जाएगा, ये पाथ स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, डिफेक्ट के कारण उसके उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये सबसे सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्टिंग मेथड है, इसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसका डिसएडवांटेज है, ये ऑस्टेनिटिक आयरन कास्टिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है। इसका डिसएडवांटेज है, ऑपरेटिंग डिपेंडेंट टेस्टिंग टेक्निक है। अब हमारा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है, ये टेक्निक बेस्ड होती है साउंड वेव पर। अब हम क्या करते हैं इसमें, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, साउंड वेव क्या है उसके हम भेजते हैं किसी भी मटेरियल की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भेजते हैं प्रोब के द्वारा। अब क्या होता है इसमें, क्या होते हैं, हम एक डिस्प्ले यूज करते हैं, सीआरओ स्क्रीन यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, अगर कहीं डिफेक्ट होता है, जो इको होती है, अगर हमारी डिफेक्ट उसमें क्या होते हैं, उसके हायर सरफेस पर टच करेगी, और फिर उसकी टच करने के बाद अगर हमारी इको क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, जो हमने वेवलेंथ भेजी उसकी इको एकदम रेड्यूस हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है उसके इंटरनल डिफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के द्वारा इंटरनल डिफेक्ट हम फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये यूज की जाती है हमारी जो रेलवे में यूज की जाती है। इसका एप्लीकेशन हमारा इंस्पेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, मूविंग स्ट्रिप्स प्लेट्स के लिए यूज किए जाते हैं, फोर्जिंग इंटरनल डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, रेलवे एक्सल में यूज किया जाता है, लोकोमोटिव एक्सल में यूज किया जाता है, व्हील पिन में यूज किया जाता है, बोर्ड रोड ब्रेक्स में यूज किया जाता है। अब हम वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट क्या हो गया, हमारी गैस पोरोसिटी होगी, गैस होल हो गया, और गैस पैकेट बोल सकते हैं हम। गैस पोरोसिटी क्या होती है हमारी, इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब्ड बाय मोल्टन मेटल गेट एंट्रैप्ड इनसाइड एंड रिलीव बाय मेकिंग होल ऑन द सरफेस ऑन सॉलिडिफिकेशन, उससे रिलीव हो जाए, उसे बोलते हैं हम गैस पोरोसिटी, गैस होल, या गैस की हम बोल सकते हैं गैस पैकेट बोल सकते हैं। और कैन बी प्रिवेंट बाय यूज, प्लस के द्वारा जो, या शील्डिंग गैस के, आर्गन होगी, हीलियम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ये हमारी शील्डिंग गैस है। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, स्लैग के कारण वीक हो जाता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग के कारण बेस मेटल के अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो स्लैग फॉर्म हो जाता है इनसाइड द मोल्टन मेटल, जो हमारा मेटल मोल्टन मेटल है उसके इनसाइड, उसके चारों साइड साइड हमारा क्या होगा, स्लैग फॉर्म हो जाता है। ये रेड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम प्रॉपर क्लीनिंग और फिलर मेटल और फ्लस्क यूज करते हैं। वेल्ड मेटल एक्सेसिव अमाउंट में हीट देने पर जो वर्कपीस मोल्टन मेटल कैन बी स्प्लैश आउट, इधर उधर क्या होता है, चारों साइड स्प्लैश फैल जाता है, ऐसे करके चारों साइड वर्कपीस के फैल जाता है स्प्लैश। अब होता है लैक ऑफ फ्यूजन एंड ड्यू टू लैक ऑफ हीट के कारण फिलर मेटल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट बिटवीन द गैप ऑफ द बेस मेटल, बेस मेटल में क्या है, फिल नहीं हो पाता इम्प्रॉपर क्लीनिंग के कारण, वो इम्प्रॉपर हीटिंग के कारण, यानी लैक ऑफ हीट, हीट की कमी के कारण वो कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं होता, इसे लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन बोलते हैं। वेल्ड क्रैक क्या होगा, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग इंटरनल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड एंड दे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्रैक। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के कारण इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होंगे और रिलीज किसके फॉर्म में करें, क्रैक। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज लेस देन द स्ट्रेस डेवलप होगी, मतलब अगर हमारा जॉइंट की लेस स्ट्रेस डेवलप होगा, उसमें अगर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की लेस है,
टू प्रिवेंट प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग, इसे प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होंगी और ये रिलीज होंगी क्रैक की फॉर्म में। अगर स्ट्रेंथ की जॉइंट हमारी लेस होगी तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होंगे और ये प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने वेल्ड ऑल अराउंड के सिंबल ये थे, वेल्ड फील्ड के सिंबल हमारा कौन से थे, ये फ्लश काउंटर का ये, कॉन्वेक्स काउंटर के ये, कॉनकेव काउंटर की सिंबल हमारा ये होगा, ग्राइंडिंग फिनिश अगर हमारा है इसके सिंबल मशीनिंग फिनिश का ये सिंबल होता है, और चिपिंग फिनिश का हमारा ये वाला CMG ग्राइंडिंग, इनमें तो ये लिखे होंगे। अब हम नेक्स्ट फाइनली हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग की कौन कौन सी स्टेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आर्क इज क्रिएटेड बाय टचिंग इलेक्ट्रोड विद वर्कपीस, वर्कपीस के साथ हम इलेक्ट्रोड को टच करेंगे तभी। आर्क लेंथ इज मेंशन बाय आर्क लेंथ इज मेंटेन्ड बाय क्रिएटिंग गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के। आर्क लेंथ को हम उससे मेंटेन करते हैं गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के। इलेक्ट्रोड हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, कंज्यूमेबल भी हो सकते हैं और नॉन कंज्यूमेबल भी होते हैं। आर्क वेल्डिंग हमारा और रिवर्स डीसी आर्क वेल्डिंग हो गया, स्टेट पोलरिटी वो स्टेट पोलरिटी होगी हमारी जो, और रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है हमारा इलेक्ट और स्टेट में वर्कपीस हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से। हीट जनरेटेड जो हमारी इलेक्ट्रोड 1/3 होगी और वर्क पीस में 2/3 होगी। अब इसमें क्या होता है, रिवर्स पोलरिटी में हमारी जो हीट जनरेटेड होगी वर्क पीस में 1/3 होगी और इलेक्ट्रोड में 2/3 होती है। जो यूज यही हाई वेल्डिंग की थिकनेस को स्ट्रेट पोलरिटी यूज की जाती है हाई थिकनेस के लिए, और ये यूज की जाएगी लेस थिकनेस के लिए हमारी रिवर्स पोलरिटी। यूज फॉर वेल्ड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिनका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें स्ट्रेट पोलरिटी यूज करते हैं, और रिवर्स पोलरिटी यूज की जाती है लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए। इसमें क्या होती है, डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन क्या होगी, मोर होती है। जो हमारी स्ट्रेट पोलरिटी होती है इसमें डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन मोर होगी, इसमें डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन हमारी लेस होती है। इसमें वेल डिपोजिशन रेट भी लो होता है हमारा स्ट्रेट पोलरिटी में, और रिवर्स पोलरिटी में वेल डिपोजिशन रेट क्या होगा हमारा हाई होगा। लो वेल्डिंग स्पीड होगी हमारी, स्ट्रेट पोलरिटी में हमारी लो होती है, इसमें हाई वेल्डिंग स्पीड होती है। आर्क डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पार्ट टुवर्ड द वर्कपीस इज कॉल्ड आर्क फ्लो। जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक वो इंटेंडेड पार्ट क्या होगा टुवर्ड द वर्कपीस के टुवर्ड होता है, उसे हम आर्क फ्लो बोलते हैं। अब हमारी दो टाइप की रेमेडी होती है इसके अंदर, टैप इन हो जाता है या टैप आउट हो जाता है, या तो ज्यादा हो जाएगा उसकी आइडिया बाहर हो जाएगा। इसको गैप ये रिड्यूसिंग गैप ड्यूरिंग द स्टार्ट और एंड को कम करें। फ्लश क्लोटेड इलेक्ट्रोड को यूज करके भी होता है। फ्लश क्लोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होता है, डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होंगे जैसे ग्रेफाइट हो गया, एल्यूमिना हो गया, फेरोसिलिकन या फेरोमैग्नेटिक यूज करते हैं हम डीऑक्सीडाइज। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, लो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड ये स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड होते हैं। आर्क स्टेबलाइजर जो हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम सिलिकेट यूज करते हैं। अलोइंग एलिमेंट क्रोमियम, निकेल और वेनेडियम यूज करते हैं। और गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स सेलुलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।